अगर कभी किसी रिसर्च पेपर को खोलकर ऐसा विचार आया हो कि मैं इसे समझना चाहता हूं पर यह बहुत जटिल है, तो ये कार्यक्रम बिल्कुल इसी जरूरत को पूरा करने के लिए है। हाँ, क्योंकि हर दिन हजारों रिसर्च पेपर्स प्रकाशित होते हैं और इनमें से ज्यादातर सटीक ज्ञानवर्धक तो होते हैं, पर गैर विशेषज्ञों के पढ़ने के लिए लगभग असंभव होते हैं। बिल्कुल। लेकिन इनके अंदर छिपे विचार मेडिसिन, टेक्नोलॉजी, बिजनेस और समाज को दिशा देते हैं। तो वन पेपर ऑर्बिट में स्वागत है, जो कि एक रिसर्च पेपर पॉडकास्ट है। हाँ, यहाँ हम पीयर रिव्यू की गई रिसर्च को बिना किसी अनुमान या अतिशयोक्ति के स्पष्ट संयोजित चर्चाओं में बदलते हैं। और मूल काम को समझने में आसान बनाते हैं। तो आज हम युआंग जेंग, हन्यू वोंग, जिन्यू जिया, जियाहुई हुआंग, हुईहोंग युआन और उनके अन्य सहयोगियों द्वारा लिखित एक बहुत ही दिलचस्प पेपर पर चर्चा कर रहे हैं। इस पेपर का शीर्षक है लार्ज स्केल क्वांटम कम्युनिकेशन नेटवर्क्स विद इंटीग्रेटेड फोटोनिक्स, और ये 11 फरवरी 2026 को नेचर जर्नल में प्रकाशित हुआ था। सही कहा। और यह चर्चा क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन 4.0 लाइसेंस के तहत प्रकाशित एक पेपर पर आधारित है। बिल्कुल, मूल लेखकों को उनके काम का पूरा श्रेय प्राप्त है। और यह पॉडकास्ट शैक्षिक उद्देश्यों के लिए एक अनुकूलित स्पष्टीकरण प्रदान करता है, जिसका पूरा साइटेशन और लाइसेंस की जानकारी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो चलिए इस गहरे विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये रिसर्च किस मूलभूत समस्या को हल कर रही है। मतलब क्वांटम संचार आखिर है क्या, और उसे बड़े पैमाने पर लागू करना इतना मुश्किल क्यों है? देखिए, क्वांटम संचार या विशेष रूप से क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे हम QKD कहते हैं, वो क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांतों का उपयोग करके संचार को पूरी तरह सुरक्षित बनाता है। मतलब उसे हैक नहीं किया जा सकता। एकदम सही, क्योंकि ये सुरक्षा किसी गणितीय फॉर्मूले पर नहीं, बल्कि भौतिकी के नियमों पर टिकी है। प्रकाश के कणों यानी फोटॉन्स का इस्तेमाल होता है, लेकिन मुख्य समस्या ये है कि अधिक ग्राहकों के साथ लंबी दूरी पर बड़े पैमाने पर QKD नेटवर्क बनाना बेहद कठिन है। हाँ, क्योंकि जैसे जैसे दूरी बढ़ती है केबल में सिग्नल कमजोर पड़ने लगता है। बिल्कुल, फाइबर में प्रकाश क्षीण होता है, और मौजूदा नेटवर्क इस समस्या को सुलझाने के लिए ट्रस्टेड नोड्स या भरोसेमंद बिचौलियों पर निर्भर करते हैं, जो कि सुरक्षा के लिहाज से एक बहुत बड़ी कमजोरी है। इसे मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक अति सुरक्षित ब्रीफकेस है जिसमें बहुत ही गुप्त जानकारी है। अब आपको इस ब्रीफकेस को लंबी दूरी तक ले जाना है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं ये ब्रीफकेस भारी होता जाता है, तो आपको रास्ते में से किसी भरोसेमंद व्यक्ति को सौंपना पड़ता है, जिसे हम नेटवर्क की भाषा में ट्रस्टेड नोड कहते हैं। बिल्कुल। आप उसे वो ब्रीफकेस देते हैं, वो उसे नए ब्रीफकेस में डालता है और आगे भेजता है। लेकिन क्वांटम की दुनिया में किसी बिचौलिए पर भरोसा करना ही पूरे उद्देश्य को नष्ट कर देता है ना? एकदम सही कहा आपने। अगर वो बिचौलिया हैक हो गया तो पूरी सुरक्षा खत्म। यहीं पर ट्विन फील्ड QKD या TF-QKD की अवधारणा सामने आती है। और यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो ये है कि TF-QKD बीच के सर्वर को अनट्रस्टेड यानी अविश्वसनीय रहने की अनुमति देता है। अच्छा, मतलब हमें बीच वाले सर्वर पर भरोसा करने की जरूरत ही नहीं है? बिल्कुल नहीं। इससे सुरक्षा से समझौता किए बिना हम नेटवर्क की दूरी काफी बढ़ा सकते हैं। सर्वर केवल फोटॉन्स के आपस में टकराने का पैटर्न मापता है, वो मूल जानकारी को कभी पढ़ ही नहीं सकता। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। अगर TF-QKD बिचौलियों की जरूरत को ही खत्म कर देता है और दूरी भी बढ़ा देता है, तो हम इसे अब तक हर जगह लागू क्यों नहीं किया गया? मतलब ये तो हर घर में होना चाहिए। हाँ, सिद्धांत रूप में ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसे लागू करने में बहुत बड़ी तकनीकी अड़चनें रही हैं। TF-QKD को काम करने के लिए विशाल ऑप्टिकल इंटरफेरोमीटर में अल्ट्रा स्टेबल सिंगल फोटॉन इंटरफेरेंस की आवश्यकता होती है। ये थोड़ा भारी शब्द हो गया, अल्ट्रा स्टेबल सिंगल फोटॉन इंटरफेरेंस। मतलब ये है कि सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे दो लोगों के लेजर से निकले फोटॉन्स को बीच वाले सर्वर पर बिल्कुल एक ही समय और एक ही फेज में टकराना होता है। ओह, मतलब टाइमिंग और फ्रीक्वेंसी एकदम सटीक होनी चाहिए। बिल्कुल, और इसके लिए अल्ट्रा लो नॉइज वाले लेजर और बेहद सटीक ऑप्टिकल फेज ट्रैकिंग की जरूरत होती है। लेजर में जो सामान्य भटकाव होता है उसे फेज नॉइज कहते हैं। आम लेजरों में ये भटकाव मेगाहर्ट्ज के स्तर का होता है। और TF-QKD के लिए हमें कितनी स्थिरता चाहिए?
हार्ट्स लेवल की, मतलब लेजर को लगभग पूरी तरह से स्थिर होना चाहिए। अब तक इसे केवल पॉइंट टू पॉइंट यानी दो लोगों के बीच ही किया गया है। अच्छा, क्योंकि हर यूजर के लिए इतने महंगे और सटीक लेजर बनाना व्यावहारिक नहीं था ना। बिल्कुल। ऐसे लेजर्स रेफ्रिजरेटर जितने बड़े होते और उनकी कीमत लाखों डॉलर में होती है। एक बड़े नेटवर्क के लिए हमें ऐसे उपकरणों की ज़रूरत है जो एक समान हो, जिनका बड़े पैमाने पर उत्पादन हो सके और जो सस्ते हो। और यहीं पर इस रिसर्च का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू यानी इंटीग्रेटेड फोटोनिक्स काम आता है। सही कहा। शोधकर्ताओं ने क्वेमिंग क्वांटम चिप नेटवर्क तैयार किया है। उन्होंने वो लाखों डॉलर का जो लैब सेटअप था उसे छोटे छोटे सिलिकॉन चिप्स पर उतार दिया। यहाँ पर बात वाकई में दिलचस्प हो जाती है। मतलब वो एक ऐसा सिस्टम जो सीधे सिलिकॉन चिप्स पर काम कर रहा है। हाँ, और इसमें उन्होंने दो अलग अलग सामग्रियों का बहुत ही बेहतरीन संयोजन किया है। नेटवर्क के केंद्र में जो सर्वर है उसमें एक सिलिकॉन नाइट्राइड ऑप्टिकल माइक्रोकोम चिप लगी है। सिलिकॉन नाइट्राइड चिप। और इस चिप से 20 स्वतंत्र क्लाइंट साइड QKD ट्रांसमीटर चिप्स जुड़े हैं जो इंडियम फॉस्फाइड से बने हैं। अच्छा, तो सर्वर के लिए अलग मटेरियल और क्लाइंट के लिए अलग, ऐसा क्यों? क्योंकि इंडियम फॉस्फाइड लेजर उत्पन्न करने के लिए सबसे अच्छी सामग्री है और सिलिकॉन नाइट्राइड प्रकाश को बिना नुकसान के लंबी दूरी तक ले जाने और फिल्टर करने के लिए बेहतरीन है। तो ये जो सर्वर पर माइक्रोकोम चिप है, ये हर्ट्ज लेवल लाइनविड्थ वाली बेहद शांत, मतलब अल्ट्रा लो नॉइस कोहेरेंट फ्रीक्वेंसी उत्पन्न करती है। इसे मैं एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, बिल्कुल। मान लीजिए एक बहुत बड़ा कॉन्सर्ट हॉल है। वहाँ माइक्रोकोम चिप एक मास्टर ट्यूनिंग फोर्क की तरह है। बहुत अच्छा उदाहरण है। और पूरे शहर में 20 अलग-अलग संगीतकार बैठे हैं जो कि हमारे क्लाइंट चिप्स हैं। अब वो संगीतकार उसी एक ट्यूनिंग फोर्क की एकदम सटीक और स्थिर आवाज सुनकर अपने अपने वाद्य यंत्रों को एकदम सटीक सुर में मिला लेते हैं। एकदम सटीक। और भौतिकी की भाषा में वाद्य यंत्रों को सुर में मिलाने की इस प्रक्रिया को इंजेक्शन लॉकिंग तकनीक कहते हैं। तो ये जो क्लाइंट चिप्स हैं जो इंडियम फॉस्फाइड के बने हैं, ये अपने सस्ते लेजर्स को सर्वर की माइक्रोकोम की फ्रीक्वेंसी के साथ लॉक कर लेते हैं। जी हाँ, जब सर्वर का वो स्थिर प्रकाश क्लाइंट लेजर में इंजेक्ट किया जाता है तो सस्ता लेजर भी उसी उच्च गुणवत्ता वाले सिग्नल की नकल करने लगता है। अरे वाह, मतलब हमें 20 अलग-अलग महंगे लेजर नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं। नेटवर्क के सभी 20 क्लाइंट्स के लिए वही एक माइक्रोकोम चिप एक रेफरेंस या सीड का काम करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन यानी मास मैन्युफैक्चरिंग संभव है। हाँ, मैंने रिसर्च में पढ़ा कि उन्होंने 3 इंच इंडियम फॉस्फाइड वेफर और 4 इंच सिलिकॉन नाइट्राइड वेफर का उपयोग किया है। और उनकी विश्वसनीयता देखिए। बनाए गए 120 मॉड्यूलेटर्स में से 117 ने बिल्कुल सही काम किया। ओह, ये तो बहुत बड़ा सक्सेस रेट है। चिप लेवल पर ऐसा यील्ड मिलना सच में इसकी विश्वसनीयता को दर्शाता है। बिल्कुल। अब ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है बल्कि लैब में इसने भौतिकी की पुरानी सीमाओं को तोड़ दिया है। तो चलिए अब उन प्रायोगिक नतीजों पर बात करते हैं। इस प्रयोग में उन्होंने 10 वेवलेंथ मल्टीप्लेक्स चैनलों के माध्यम से 20 क्लाइंट चिप्स को जोड़ा, है ना? हाँ। और उन्होंने स्पूल किए गए फाइबर में, मतलब लपेटे हुए केबल में 370 किलोमीटर की दूरी पर संचार किया। 370 किलोमीटर? तो अगर हम 20 क्लाइंट्स और इस दूरी को मिला दें तो नेटवर्क की कुल क्षमता लगभग 3700 किलोमीटर तक पहुंच गई। सही गणित है। 20 क्लाइंट्स गुणा 370 किलोमीटर भाग 2, 3700 किलोमीटर की नेटवर्किंग क्षमता। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 370 किलोमीटर पर इस सिस्टम ने PLOB रिपीटरलेस बाउंड को सफलतापूर्वक पार कर लिया। अब ये एक नया टर्म आ गया। ये PLOB बाउंड आखिर क्या है और इसे तोड़ना इतना बड़ा जश्न मनाने वाली बात क्यों है? देखिए, PLOB एक सैद्धांतिक सीमा है। बिना क्वांटम रिले या रिपीटर के किसी फाइबर में जानकारी भेजने की एक सख्त लिमिट होती है। मतलब भौतिकी का एक नियम है कि आप इससे ज्यादा तेज डेटा नहीं भेज सकते। बिल्कुल। फाइबर में प्रकाश के क्षीण होने के कारण कुंजी उत्पन्न करने की दर घटती जाती है। लेकिन इस चिप आधारित नेटवर्क ने उस PLOB सीमा से 51.5% से लेकर 251.4% अधिक गति से सुरक्षित कुंजियां उत्पन्न की। ओह, मतलब उन्होंने सिर्फ सीमा को पार नहीं किया बल्कि उसे बहुत पीछे छोड़ दिया। हाँ, और साथ ही
370 किलोमीटर पर क्वांटम बिट एरर रेट, जिसे हम QBER कहते हैं, वो केवल 3.50% से 4.17% के बीच रहा। इतनी लंबी दूरी पर सिर्फ 3-4% का एरर रेट, ये तो इसकी असाधारण सटीकता को प्रमाणित करता है। बिल्कुल, ये साबित करता है कि उनका रियल टाइम फेस ट्रैकिंग सिस्टम एकदम निखुट परफेक्ट काम कर रहा है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? मतलब ये सारी तकनीकी बातें, चिप्स, लेजर, ये तकनीक आम लोगों या टेक कंपनियों के लिए क्यों मायने रखती है? भविष्य में इसका क्या असर होगा? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें, तो आज हम जो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, वो केबल्स के एक विशाल नेटवर्क पर चलता है। अक्सर ये सवाल उठता है कि क्या क्वांटम इंटरनेट के लिए हमें पूरी दुनिया में नई केबल बिछानी पड़ेंगी? हाँ, वो तो बहुत महंगा और लगभग नामुमकिन काम होगा। बिल्कुल। लेकिन इस तकनीक की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये चिप्स मौजूदा टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ काम करते हैं। ये वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग यानी WDM के अनुकूल हैं। ओ, WDM मतलब एक ही फाइबर में अलग-अलग रंगों के प्रकाश का इस्तेमाल करना। सही कहा। तो भविष्य में क्वांटम इंटरनेट स्थापित करने के लिए हमें नई फाइबर लाइनें बिछाने की जरूरत नहीं है। क्लासिकल डेटा एक रंग पर चल सकता है और क्वांटम डेटा दूसरे रंग पर। अरे वाह! तो ये बड़े पैमाने पर उत्पादित, लागत प्रभावी और उच्च स्केलेबिलिटी वाला सिस्टम बन जाता है। बिल्कुल, और ये भविष्य में हैक प्रूफ बैंकिंग, सरकारी संचार और व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा को हर किसी के लिए सुलभ बना सकता है। इस मूल पेपर में चर्चा किए गए तथ्यों से आगे बढ़ते हुए अंत में एक विचारणीय प्रश्न यह है कि जब हमारे पास सस्ते और छोटे क्वांटम चिप्स आसानी से उपलब्ध होंगे, तो क्या भविष्य में डेटा प्राइवेसी एक लग्जरी से बदलकर एक यूनिवर्सल डिफ़ॉल्ट बन जाएगी? ये सोचने वाली बात है। एक ऐसा डिफ़ॉल्ट जिसे दुनिया का कोई भी सुपर कंप्यूटर नहीं तोड़ पाएगा। ये एक ऐसी दिशा है जिस पर आगे स्वयं विचार किया जा सकता है। बिल्कुल, ये हमारे इंटरनेट के भविष्य को पूरी तरह बदल सकता है। ये पेपर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन 4.0 लाइसेंस के तहत प्रकाशित किया गया है और पूरा श्रेय एपिसोड डिस्क्रिप्शन में प्रदान किया गया है। वन पेपर ऑर्बिट हमारे रिसर्च पेपर पॉडकास्ट को सुनने के लिए धन्यवाद। हमारा लक्ष्य पीयर रिव्यू की गई रिसर्च को सभी के लिए सुलभ बनाना है। अगर ये कार्यक्रम मददगार रहा हो तो कृपया अपने विचार साझा करें और बताएं कि आगे किन पेपर्स पर चर्चा की जानी चाहिए। धन्यवाद।